दृष्टि आईएएस पॉलिटी क्लासरूम नोट्स फॉर यूपीएससी। इसमें जो है हम लोग डीपीएसपी में एक लेक्चर कर चुके हैं। डीपीएसपी का ये सेकंड लेक्चर है, जिसमें जो आर्टिकल 45 है इसको देखेंगे। ये जो आर्टिकल 45 था ये बौद्धिक उदारवादी विचारधारा का है। और ये जो आर्टिकल 45 है इसमें पहले क्या था, पहले इसमें था कि पहले इसमें था कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनके शिक्षा का प्रावधान था। लेकिन क्या किया गया, जो 86वां संविधान संशोधन करके जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों का जो अधिकार था उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत, इस ए के अंतर्गत। और 45 में संशोधन करके यहाँ पे क्या कर दिया गया, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की बात रख दी गई। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आर्टिकल 51A वो जो है 11वां जो है इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसी में 86वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 51A जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य, जिसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता शिक्षा दे, ये उनका कर्तव्य होगा। ठीक है, अब इसको क्लियर कैसे किया गया, आर्टिकल 45 को क्लियर करने के लिए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया गया, जिसका आधार क्या है, 45 था। यानी क्या है कि शिक्षा का अधिकार जो है वो डीपीएसपी था, डीपीएसपी के तौर पे इसको क्या बना दिया गया, मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो ये संबंध को दिखाता है दोनों का। उसके बाद आर्टिकल 46 आता है, जो SC ST और कमजोर वर्गों के विकास के लिए राज्य प्रयास करेगा। इसमें कहा गया है जो SC ST और कमजोर वर्ग जो होंगे उनके विकास के लिए राज्य प्रयास करेगा। तो ये कैसी विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा है। अब इसका इतिहास क्या है इसके आने का, तो इसका इतिहास ये है कि मद्रास सरकार 1951 केस आता है, जिसमें SC ST के बच्चों को शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया गया। ठीक है, जिसके वजह से दोराई राजन केस आता है। अब दोराई राजन केस में क्या कहा गया कि SC ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास सरकार के निर्णय को असंवैधानिक बता दिया कि नहीं, ये संवैधानिक नहीं है। तो यहाँ पे इस केस में क्या किया गया, फंडामेंटल राइट को ज़्यादा वरीयता दी गई डीपीएसपी से। अब इस निर्णय को पलटने के लिए पहला संविधान संशोधन सरकार ने कर डाला। अब ये पहला संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ, इसमें आर्टिकल 15 का 4 जोड़ दिया गया, जिसमें कहा गया कि सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े यानी SC ST के विकास के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। और इस तरह से क्या हुआ कि ये जो प्रावधान था आरक्षण का वो वैध हो गया। अब यहाँ पे आर्टिकल 47 ये कहता है पोषाहार स्तर, जीवन स्तर एवं स्वास्थ्य स्तर की बात करता है कि बेहतरी के लिए राज्य काम करेगा। पोषण स्तर अच्छा हो, जीवन स्तर अच्छा हो और स्वास्थ्य स्तर अच्छा हो। तो ये समाजवादी विचारधारा को दिखा रहा है। और ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम पोषाहार स्तर के लिए सरकार ने बनाया था, मद्य निषेध स्वास्थ्य के लिए आ गया, नशीले व विषैले पदार्थों पर रोक। तो ये जो इसका पार्ट है ये गांधीवादी विचारधारा को दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये जो 2013 में एक्ट आया था खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये क्या करता है, राइट टू फूड को बढ़ावा दे रहा है। यहाँ पे डीपीएसपी जो है इसका आधार बना है। राइट टू फूड क्या है, मौलिक अधिकार है, जिसका आधार क्या बना है, नीति निर्देशक तत्व बना है। यानी मौलिक अधिकार का आधार यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व बना है। इसी के अंतर्गत आता है पल्स पोलियो कार्यक्रम, आयुष्मान कार्ड योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब जो है आर्टिकल 48 है, जो कृषि व पशुपालन आधुनिक वैज्ञानिक हो। इसमें कहा गया है कि कृषि और पशुपालन कैसा हो, आधुनिक वैज्ञानिक हो। जैसे गोवध पर रोक होना चाहिए, दुधारू पशुओं का विकास और सुधार हो, ये चीज़ में कहा गया। और ये जो है बौद्धिक उदारवादी विचारधारा का आर्टिकल जो 48 है, ये क्या करता है, ये कृषि और पशुपालन आधुनिक वैज्ञानिकता पर ध्यान दे रहा है। ठीक है, इसीलिए ये बौद्धिक हो गया। और इसमें जैसे कामधेनु योजना इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद आर्टिकल 48 का ए देखें तो 42वां जो संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसके अंतर्गत इसमें जोड़ दिया गया पर्यावरण व वन्यजीव संरक्षण के प्रयास करे। यानी राज्य का कर्तव्य है कि वो पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण का प्रयास करे, आर्टिकल 48 के ए के अंतर्गत। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ, पर्यावरण की बात करें तो देखिए स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आर्टिकल 21A में है, तो यहाँ पे इसका आधार फिर डीपीएसपी बन गया। और यहाँ पे हाथी परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर, पर्यावरण संरक्षण एक्ट, वानिकी प्रोग्राम, एक पेड़ माँ के नाम, ये सब कार्यक्रम जो है इसी आर्टिकल के अंतर्गत चलाए जाते हैं। अब आर्टिकल 49 है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण। यानी राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, स्थान है और वस्तुएं, उसका संरक्षण हो। ये बौद्धिक उदारवादी है। ठीक है, आर्टिकल 49 और आर्टिकल 50 भी बौद्धिक उदारवादी है। ये कहता है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, यह पृथक्करण के सिद्धांत को बढ़ावा देता है आर्टिकल 50। ठीक है, आर्टिकल जो 51 है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि हो। आर्टिकल 51 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हो।
ये बौद्धिक उदारवादी विचारधारा से प्रभावित है। इसी के अंतर्गत हमारा जो भारत है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया गया। भारत में गुट निरपेक्षता पर बल देता है हमारा भारत। तो अभी पहले क्या था कि ये गुट निरपेक्ष था, और अभी जो हमारा ये गुट निरपेक्ष है, इसका क्या कार्यक्रम है कि ये बहुगुटता पर ध्यान देता है, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी गुट में शामिल हो सकता है। ठीक है। उसके बाद रणनीतिक स्वायत्ता है। ठीक है, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं, आर्टिकल 51 के अंतर्गत। अब जो डीपीएसपी है वो कैसा है, ये निर्देश देता है किसको, राज्य को। कैसा निर्देश, सकारात्मक निर्देश। ठीक है। आर्टिकल जो है, इसके अलावा डीपीएसपी के अलावा भी कुछ आर्टिकल है जो इसके अंतर्गत डीपीएसपी के अंतर्गत ही आते हैं, डीपीएसपी की तरह ही सकारात्मक निर्देशात्मक है। जैसे आर्टिकल 335, राज्य प्रशासनिक कुशलता प्रभावी नहीं होने देगा। इसका मतलब है कि अगर आरक्षण से प्रशासनिक कुशलता प्रभावित हो रही है तो राज्य इस पर रोक लगा सकता है, ये राज्य का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 50 से बच्चों के लिए मातृभाषा की शिक्षा प्राप्त हो। इसमें एक्चुअल कहा यह गया है कि जो अल्पसंख्यक के बच्चे हैं उनको मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए राज्य उपाय करेगा। और आर्टिकल 351 में कहा गया हिंदी के विकास के लिए केंद्र प्रयास करेगा। ठीक है। ये 3 आर्टिकल ऐसे आर्टिकल हैं जो इसके अलावा भी, डीपीएसपी के अलावा भी डीपीएसपी की तरह ही कार्य करते हैं। क्या डीपीएसपी शासन के लिए मूलभूत क्यों है? अब कह रहा है कि डीपीएसपी जो है वो शासन के लिए मूलभूत क्यों है। तो डीपीएसपी राज्य के लिए यानी शासन के लिए सकारात्मक निर्देश है, क्योंकि ये न्यायोचित, प्रवर्तनीय और बाध्यकारी नहीं। ये निर्देश तो है, सकारात्मक निर्देश है, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है। लेकिन नैतिक रूप से ये बाध्यकारी है, नैतिकता का पाठ पढ़ाता है राज्य को। ये डीपीएसपी शासन के लिए मूलभूत अधिकार है, इसलिए है क्योंकि डीपीएसपी क्या करता है, मूलभूत अधिकार क्यों है, क्योंकि डीपीएसपी सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र के आदर्शों पर बल देता है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्शों पर क्या करता है, बल देता है। और डीपीएसपी नीति निर्माण की परिधि भी तय करते हैं कि किस तरह से राज्य को नीति बनानी चाहिए। ये क्या करते हैं, तो ये जो मौलिक अधिकार है के साथ एक संतुलन स्थापित करते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं और डीपीएसपी क्या करता है, कल्याणकारी राज्य पर बल देता है। ठीक है। मौलिक अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और ये कल्याणकारी राज्य पर बल देते हैं। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट एक दूसरे के पूरक के रूप में भी कार्य करते हैं। ये न्यायालय की न्यायिक व्याख्या में भी सहायक होते हैं। कौन, डीपीएसपी। कुछ विचारक मानते हैं, जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर मानते हैं कि डीपीएसपी जो है वो अनूठी विशेषता है। केटी साव इसे कोरा चेक मानते हैं। KM पनीकर इसे आर्थिक क्षेत्र का समाजवाद मानते हैं। और ग्रेनविल ऑस्टिन जो है इसे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी की आत्मा का है। उन्होंने कहा है कि मूल अधिकार डीपीएसपी संविधान की आत्मा है। ठीक है। अब बेशक डीपीएसपी प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन ये जो नीति निर्देशक तत्व है अपने नागरिकों के समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक रोड मैप और परिधि तय करता है, यानी कि एक रोड मैप, दिशा निर्देश बनाता है, एक परिधि तय करता है ताकि न्यायपूर्ण और समतापूर्वक समाज स्थापित हो सके। अब यहाँ पे आती है